जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे काफ़ी ज़ोरों शोरों से। तो हम शुरुआत कर रहे थे कहाँ से? साइंस से। ठीक है, पिछली कुछ वीडियोज़ हमने डाल दी थी और आपने वो क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चनों का सिलसिला आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? चूहा, गिलहरी, बिल्ली या चमगादड़? पराश्रव्य ध्वनि को जो सुन सकता है वो कौन सा जीव है या जंतु है? तो देखिए, जो पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है वो जीव कौन सा है? चमगादड़ है। ठीक है, कौन सा है? चमगादड़। ध्वनि जो होती है, ध्वनि तरंगों के आधार पर या आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो पहली जो होती है वो है अवश्रव्य, अवश्रव्य। ठीक है, दूसरी जो है वो है श्रव्य और तीसरी जो है वो है पराश्रव्य। आवृत्ति के हिसाब से अगर हम देखें तो ध्वनि को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य तरंगे जो होती है ये 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, 0 से लेकर 20, ये जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और ये जो होती है ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो इन ध्वनियों को कौन सुन सकता है? वो चमगादड़ होता है। ठीक है, अवश्रव्य ध्वनि जो होती है इनको हम नहीं सुन सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही बहुत ही कम होती है। जैसे भूकंप वगैरह आते हैं, हमको ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो अवश्रव्य ध्वनि या अवश्रव्य तरंगों के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य जिनको हम सुन सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? श्रव्य कहा जाता है। पराश्रव्य किसे कहते हैं? जिनको हम नहीं सुन सकते हैं, जो हमारे कानों में सुई की तरह चुभेगी, इस तरह की जो ध्वनि होती है वो पराश्रव्य होती है। जैसे कि बहुत तीखी तेज आवाज़ होगी, हो सकता है हमारे कान के पर्दे भी फट जाए, इस तरीके की जो ध्वनि होती है वो पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। तो इन ध्वनि को कौन सुन सकता है? चमगादड़ सुन सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आएगा? चमगादड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निषेचित अंडाणु के इंस्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? इंस्प्लांटेशन के लिए कौन सा हार्मोन गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? जब भी मतलब जो भी अंडाणु और शुक्राणु के बीच में निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसके लिए जो जाइगोट बनता है, जो युग्मनज बनता है, उसके लिए जो गर्भाशय हार्मोन तैयार करेगा वो कौन सा होता है? वो होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा, प्रोजेस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रहता है ये महिलाओं में दुग्ध स्त्रावित करने वाली जो ग्रंथियां होती है उनको उत्तेजित करता है, उनको बढ़ाता है। ठीक है, सही आंसर क्या आएगा इसका? प्रोजेस्टेरोन आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अधिक ऊंचाई पर मानव में अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्याओं में क्या परिवर्तन होता है? आकार में बड़ी हो जाती है, आकार में छोटी हो जाती है, संख्या में बढ़ जाती है या संख्या में घट जाती है? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाएगा तो आरबीसी भी कम होगी, साथ में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? 4। इसकी संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? घट जाएगी, डब्ल्यूबीसी की मात्रा घट जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु जो होता है जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके लिए एक आवरण तैयार किया जाता है ताकि उसे किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। वो आवरण जो होता है वो ऊतकों का होता है। तो नाभि रज्जु जो होगा ये क्या, इसका सही आंसर क्या आएगा? भ्रूणीय संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? भ्रूणीय संयोजी ऊतक। ये भ्रूण को सुरक्षित रखने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भ्रूणीय संयोजी ऊतक। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सर्पदंश, जो सांप के दांत होते से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, तंत्र, फेफड़ा या हृदय? तो देखिए, जब भी
सांप किसी व्यक्ति को डसता है तो सबसे पहले उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत दो अंग आते हैं, एक तो होता है आपका मस्तिष्क और दूसरा होता है स्पाइनल कोड। दोनों ही अंग प्रभावित हो जाएंगे। यहाँ पर मस्तिष्क भी है ऑप्शन में, लेकिन स्पाइनल कोड नहीं है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, हम तंत्रिका तंत्र लगाएंगे। सही आंसर क्या होगा, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैव उद विकास के संदर्भ में सांप आएगा, ठीक है। सांप के पैरों में हुए द्वास को निम्नलिखित घटना के माध्यम से समझा जा सकता है। अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग द्वारा, घोंसले में रहने हेतु अनुकूलन द्वारा, प्राकृतिक चयन द्वारा, या फिर अनुकूल लक्षणों की वंशागति हेतु। सही आंसर क्या आएगा इसका, अंगों के प्रयोग एवं अनुप्रयोग के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा। क्योंकि जब ना जैसे ही सांप इस तरीके से चलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, कौन सा जीव है। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों में कौन सा कारक एक नवीन जीव जाति को जन्म देने हेतु उत्तरदायी है। मतलब कौन सा ऐसा लक्षण होता है जो कि आपको आने वाली पीढ़ी के बारे में बता सकता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। विलगन, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन या लैंगिक प्रजनन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो होता है हमारे डीएनए में, मतलब डीएनए की संरचना में पाया जाता है और इसके लिए 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन, थाइमिन, ये जो चीज़ें होती है 4, ये चारों ही क्या कहलाते हैं, डीएनए के अंदर पाए जाने वाले 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, ठीक है। 4 ब्लॉक बोलते हैं हम इनको, और इन्हीं के माध्यम से हम आने वाली नई पीढ़ी के बारे में हम पहचान कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं तो बच्चा और पेरेंट्स के बीच में जो भी संबंध होता है, या किसके माध्यम से हम बच्चे को पहचान सकते हैं कि ये इन्हीं की संतान है, कभी घूम जाता है या मतलब चेंज हो जाता है, तो पता चल जाता है कि किसके माध्यम से, डीएनए के माध्यम से, और डीएनए में क्या, उत्परिवर्तन के माध्यम से। अगला प्रश्न है, रीसर्पिन का प्रयोग करते हैं, रीसर्पिन, ठीक है, उच्च रक्तचाप को कम करने में, कम रक्तचाप को बढ़ाने में, दर्द कम करने में, या फिर आर्थराइटिस की चिकित्सा में। तो देखिए रीसर्पिन का जो प्रयोग किया जाता है ये उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, लो करने के लिए रीसर्पिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम के कीड़े अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में वाणिज्यिक रेशे का उत्पादन करते हैं। मतलब कि किसके माध्यम से वो अपनी ही प्रजाति को और बढ़ाते हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा या इमागो। प्यूपा कहा जाता है उसको, ठीक है। सही आंसर क्या आएगा इसका, प्यूपा, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 2 सूचियां दे रखी है और उनमें से सुमेलित करके सही उत्तर की पहचान करना है। हीमोफीलिया जो होता है ये किस प्रकार का रोग है, आनुवांशिक रोग है, तो पहले का क्या आएगा, दूसरा आएगा। डायबिटीज जो होता है विटामिन की कमी का रोग है, हार्मोन संबंधी रोग है, या फिर कवक का संक्रमण है। तो डायबिटीज जो होता है ये हार्मोन संबंधी रोग होता है। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन कम ज़्यादा होने पर डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। रिकेट्स जो होता है ये विटामिन की कमी का रोग है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिंग वॉर्म जो होता है ये कवक का संक्रमण कहलाता है। तो ये मैंने यहाँ पर मैच कर दिया है हर कॉलम को, तो इस तरीके से इसका सही आंसर आएगा। पहले का आएगा दूसरा, और दूसरे का आएगा तीसरा, तीसरे का आएगा पहला, और चौथे का आएगा चौथा, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम, मनुष्य को शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं में किस प्रकार की संख्या सबसे अधिक होती है, मनुष्य के शरीर में, ठीक है। कौन सी कोशिकाएं हैं जिनकी सर्वाधिक मात्रा होती है, वो होती है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, न्यूट्रोफिल्स लगभग 60 से 70%, 60 से 70% जो होती है वो न्यूट्रोफिल से ही होती है। 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है हमारे WBC में। कौन कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसाइनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो होती है ये आकार में छोटी बड़ी कोशिकाएं होती है, और संख्या में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो कोशिका होती है वो न्यूट्रोफिल्स होती है। एलर्जी से जो रक्षा करती है वो बेसोफिल्स होती है, और जीवाणुओं को मारकर खाने वाली जो होती है वो कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम,
लॉबस्टर है, क्या है? लॉबस्टर जो होता है एक जीव है, जलीय जीव, और किस किस संघ का है? तो ये क्रिटेशियन संघ का जीव होता है। आपने केकड़ा देखा होगा, केकड़े की तरह दिखाई देता है ये, इसको खाया भी जाता है। तो ये क्या है? क्रिटेशियन है, क्रिटेशियन संघ का। अगला प्रश्न है, शिशु के विकास के लिए अधिक आवश्यक कौन सा पदार्थ होता है या कौन सा पोषक तत्व होता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? सर्वाधिक जो आवश्यक पदार्थ होता है या तत्व होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्यों सहायक होता है? क्योंकि ये मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं प्रोटीन, और बच्चे को लगभग 2 से 7 साल की उम्र में सर्वाधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, या जन्म से ही बोल सकते हो आप कि जन्म से लेकर 7 वर्ष तक उसको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका शरीर सबसे ज़्यादा वृद्धि करता है उसी अवस्था में, और मतलब मांसपेशियों की वृद्धि होती है उसी अवस्था में, इसीलिए प्रोटीन जो होता है वो मांसपेशियों की वृद्धि में सहायक होता है। कौन कौन से 2 प्रोटीन होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। ये 2 प्रोटीन खास है जो कि हमारे मांस को या हमारे मसल्स को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, डायनासोर जो थे वो किस काल के या किस समय के सरीसृप थे? तो वो मेसोजोइक सरीसृप थे, मेसोजोइक सरीसृप। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा, मेसोजोइक सरीसृप। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन, रीजनरेशन प्रदर्शित करता है? रीजनरेशन यानी कि पुनः निर्माण, पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? पुनः निर्माण करने की क्षमता किस अंग में पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। प्लीहा में, वृक्क में, यकृत में या मस्तिष्क में? तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि यकृत जो होती है, यकृत में पुनः निर्माण की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। यकृत की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को कहा जाता है हिपेटिक कोशिका, और इसी गुण के कारण आप यकृत को काट कर डोनेट भी कर सकते हो किसी को भी, ताकि आपका यकृत कम से कम मतलब जो भी आपका फ्रेंड हो या कोई भी करीबी है उसका लीवर खराब हो गया है अल्कोहल लेने के कारण या किसी अन्य कारण से, तो आप उसको अपना लीवर, कुछ टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट के बाद में आप अपना लीवर उसको डोनेट कर सकते हो। लगभग 60 से 65% आप अपना लीवर उसको डोनेट कर सकते हो। अगर उसकी हिपैटिक सेल्स अच्छी है, उनमें अच्छी पावर है रीजनरेट होने की, और आपकी हिपैटिक सेल में भी अच्छी पावर है, तो आप उसको डोनेट कर सकते हो, और लगभग 3 महीने में आपका लीवर फिर से अपने ही शेप में आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। डीएनए का पॉलीमर बहुलक है, क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइंस, पेप्टाइड या रिबोसाइट? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा, न्यूक्लियोटाइड्स। कौन सा सही होगा इसका? न्यूक्लियोटाइड्स। अगला प्रश्न देखते हैं हम। लार का पीएच मान होता है, कितना होता है? 6, 6.8, 7.8 या 8.2? तो लार का जो पीएच मान होता है 6.8 होता है। वैसे अगर एवरेज देखा जाए तो 6.2 से लेकर 7.3 तक होता है, पर आपको इन दोनों में से कोई एक बताना तो आप 6.8 ही बताएंगे। ये इसका औसत है, इतना होना ही चाहिए, लेकिन आपको एक ही वैल्यू दे रखी है इसीलिए आप 6.8 बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कोशिका जल सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है मछलियों द्वारा, मेंढक द्वारा, छिपकली द्वारा या पौधों द्वारा? कोशिका द्रव वो कोशिका जल किसको कहेंगे हम? केशी की नली जो होती है ना, उस तरीके से, तो वो पौधों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा, पौधों द्वारा। अगला प्रश्न है, तुलसी के पौधे से प्राप्त हरा रंग टिकाऊ व जीवाणु प्रतिरोधक होता है, उसमें उपस्थित अम्ल का क्या नाम है? नागेलिस, टार्टरिक, आर्सेनिक या फार्मिक? कौन सा हार्मोन पाया जाता है तुलसी के पौधे में? तुलसी के पौधे में पाया जाने वाला जो हार्मोन है, अम्ल है, वो है आर्सेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पौधे से चरस प्राप्त होती है? ट्रिटिकम, एस्टाइवम, ओराइजा सटाइवा, केनाबी सटाइवा या रुवोल्फिया सर्पेंटाइना? कौन सा पौधा होता है जिसके माध्यम से चरस प्राप्त होती है? चरस
चरस जो प्राप्त होती है कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त होती है। कैनाबिस सटाइवा ये जो है ये चावल का रासायनिक नाम है। ओराइजा सटाइवा जो है चावल का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु पेड़ की छाल से प्राप्त नहीं की जाती है? टेनिन, टेनिन जो है छाल से प्राप्त की जाती है। कुनेन, कुनेन जो है मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। सिनकोना के छाल जो होती है, कुनेन दवाई बनाई जाती है सिनकोना के छाल से। भांग, भांग जो होती है पत्तियों के माध्यम से। यहाँ पर छाल पूछा गया तो सही आंसर क्या आएगा? भांग। ठीक है, सही आंसर क्या आएगा? भांग। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? जावा घास, रतनजोत, सर्पगंध या एलोवेरा? बायोडीजल, बायोडीजल जो पौधा है वो है रतनजोत। इसको क्या कहा जाता है? जेट्रोफा कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? जेट्रोफा। क्या नाम है इसका रासायनिक? जेट्रोफा। चाहे तो आप लिख लीजिए जेट्रोफा। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा रतनजोत। रतनजोत का रासायनिक नाम है जेट्रोफा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? रोगों का प्रतिरोध करने में श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत कोशिकाएं, एक केंद्रक रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल्स जिन्हें उदासीन रागी भी कहा जाता है, या फिर लसिका कोशिका? कौन सी होती है? वो होती है कौन सी? लसिका कोशिका। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लसिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया के अधिक मात्रा में हो जाने से पौधे मुरझा जाते हैं? रसाकर्षण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन या क्रमाकुंचन? ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है तो प्लांट्स मुरझा जाते हैं। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा, वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा छिद्रक कीट से मुख्यतः प्रभावित होता है? गन्ना, आम, चावल या नारियल? कौन सा पौधा है या तना है जो छिद्रक कीट से मुख्यतः प्रभावित होता है? कौन सा है? चावल। तीसरा इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा इसमें? चावल या धान। अगला क्वेश्चन है, संगरोध विनिमय का संबंध है। संगरोध विनिमय का संबंध किससे? पौधों की बढ़िया किस्में पैदा करने से, रोग मुक्त जीव के प्रवेश को रोकने से, रोग युक्त पौधों पर कीटनाशी का छिड़काव करने से, या फिर रोग युक्त जीव की पहचान करने से? संगरोध, संगरोध जो है ये रोग मुक्त जीवों के प्रवेश को रोकने से है। दूसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ी हिचकी शुरू हो गई है, पानी पी लिया फिर भी बंद नहीं हो पा रही है। वनस्पति इनके अवशोषण से प्रभावी होती है। वनस्पति, कौन सी वनस्पति है जो कुछ चीजों के अवशोषण से प्रभावित होती है? उच्च आवृत्ति ध्वनि, प्रदूषक धातुएं, प्रदूषक गैसें या फिर प्रदूषित जल? सही आंसर क्या आएगा इसका? प्रदूषक गैसें। अगर प्रदूषित गैसों का अवशोषण करते हैं पादप तो वो क्या हो जाएंगे, या कुछ वनस्पतियां जो है वो प्रभावित होंगी। अगला प्रश्न है, प्रतिस्कंदन नहीं होते, इनमें से कौन से जीव हैं जो प्रतिस्कंदन नहीं होते? जौक, जौक आपने देखी होगी, अगर शरीर में हिपेरिन की कमी हो जाती है तो जौक से कटवाया जाता है तो वो हिपेरिन छोड़ देती है, हमारा थोड़ा सा रक्त पी लेती है। पर मच्छर या खटमल, इनमें से प्रतिस्कंदन किसमें नहीं होता? मतलब कि जो प्रतिस्कंदन यानी कि ब्लड जो क्लॉट बनते हैं वो क्लॉट किसमें नहीं बनते? वो किसके कारण नहीं बनते? मतलब किसके कारण बनते हैं? पर्र के कारण। प्रतिस्कंदन का मतलब होता है क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग एजेंट क्या क्या होते हैं? जोग होता है, मच्छर होता है, खटमल होता है, लेकिन बर्र नहीं होता। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्वर्ती या इंटर क्रॉपिंग फसल है। अंतर्वर्ती फसल कौन सी है? वे फसलें जो हरी हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती है। किसी मुख्य फसल में दूसरी फसल साथ साथ कतारों में ली जाए, या वे फसल जो
नष्ट किए जाने वाले कुछ कीटनाशक जीवों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती है, या फिर अंतर्वर्ती पूछा गया है तो मतलब एक कतार के साथ में दूसरी फसल की कतार भी लगाई जाए तो उसको क्या कहा जाता है, अंतर्वर्ती कहा जाता है, अंतर्वर्ती। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पराबैंगनी छत्ती से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? फाइकोसाइनिन, केरोटिनाइड, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, या फिर पर्णपीत। कौन सा पादप मतलब कौन सा वर्णक है जो पादपों की रक्षा करता है? कौन सा होता है? पर्णपीत, पर्णपीत। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट्स में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक्यूपंक्चर। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आर्मी वालों के लिए काफी पूछा गया है आर्मी की एग्जाम में कि एक्यूपंक्चर क्या है। तो हृदय का एक रोग है क्या ये? ट्यूब या टायर की सफाई करने वाली कोई चीज है, या फिर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है, या फिर एक उपज संवर्धन है? तो ये एक सुइयों के माध्यम से उपचार करने की एक विधि है एक्यूपंक्चर। सुइयों के माध्यम से उपचार करने की विधि क्या कहलाती है? एक्यूपंक्चर कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, जानु फलक का दूसरा नाम क्या है? जानु फलक जो आपकी घुटने की हड्डी होती है पटेला, उसी को क्या कहा जाता है? जानु फलक या जानविक कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पटेला जो घुटने की हड्डी होती है उसका नाम है पटेला, उसी को कहा जाता है जानु फलक या जानविक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन है जिससे पानी विभिन्न अपचय या अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? वृक्क, त्वचा, प्लीहा, या फिर लार ग्रंथि। क्या क्या पूछा है? जहां से पानी या विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं वो है वृक्क। वृक्क यानी कि किडनी, किडनी भी कहा जाता है इसको, और गुर्दा भी कहा जाता है। और यहीं से हमारे सारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, जैसे कि यूरिन, यूरिन मतलब ब्लड में से छन जाता है यूरिन, क्रिएटिनाइन और यूरिक अम्ल, है ना। ये सारी चीजें छनने का काम कहाँ करती है? किडनी में करती है। और किडनी को ही क्या कहा जाता है? वृक्क। यही आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके संक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन हो जाता है, किसके कारण होता है? थायराइड ग्रंथि से, अंतःस्त्रावी ग्रंथि से, लाला ग्रंथि से, या फिर लार ग्रंथि से? कौन सी ग्रंथि से जो है नाक से पानी या श्लेष्मा बहता रहता है? वो होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि से। ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि से हमारी नाक में श्लेष्मा यानी कि म्यूकस पाया जाता है। रोते हैं तो वो म्यूकस लगातार पानी की तरह बहने लगता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? कितने डेसिबल का शोर होता है? ये पूछा गया है आपसे। 0.5 डेसिबल, 1 डेसिबल, 2 डेसिबल, या 5 डेसिबल? जब सांस लेते हैं हम तब कितने डेसिबल की आवाज आती है? तब आती है 0.5 डेसिबल की आवाज आती है। ठीक है, जब कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के, शैवाल और कवक, शैवाल व जीवाणु, जीवाणु व कवक, या प्लवक व जीवाणु? क्या है, किसके उदाहरण है? जीवाणु और कवक। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा, जीवाणु और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक कौन सा है? राइबोसोम, न्यूक्लियोटाइड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, या दूसरा तीसरा दोनों? क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो आरएनए का होता है, और डीएनए का क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा वाहित नहीं होता? मच्छरों के द्वारा नहीं होता है, कौन सा रोग है वो? मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, या इनमें से कोई नहीं? देखो, मलेरिया मच्छर के काटने से हो जाता है, डेंगू भी मच्छर के काटने से ही होता है, टाइफाइड जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है। मियादी बुखार
ठीक है, किसके द्वारा होता है ये जीवाणु के माध्यम से होता है। जीवाणु जनित रोग होता है टाइफाइड। हाँ, जीवाणु जनित रोग होता है क्या, टाइफाइड। नेक्स्ट, और इसका टेस्ट होता है विडॉल टेस्ट। विडॉल टेस्ट, इसको जांच करने, इसका पता लगाने के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है। प्रश्वसन यानी कि वही भोजन बनाने की प्रक्रिया, श्वसन के माध्यम से। तना, जड़ें, पत्ती, या इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है पत्तियों के माध्यम से होता है ये। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा। पत्तियों में पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उनके माध्यम से वहां पर भोजन बनता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। रोग प्रतिकारकों का उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल यानी कि कोशिका कौन सी है। रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स। कौन सी कोशिकाएं हैं जो रोग प्रतिकारों को उत्पन्न करती है, वो है लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट रक्षा करती है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है कौन, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों में रोग के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है। आंतों में रोग के निदान के लिए निम्न किरणों का, कौन सी किरणों का, एक्स किरणों का, अल्फा किरणों का, बीटा किरणों का, या गामा किरणों का। वाई यानी कि गामा किरणें लिख रखा है, तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स किरणों का। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, एक्स किरणें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा भाग हाथी के गंजदंत, जो टस्क निकले होते हैं ना हाथियों में, के रूपों में बदलता है। रदनक, अग्र चवर्णक, दूसरा कृंतक, या फिर चवर्णक। तो कृंतक, हमारे जो इंसाइजर टीथ होते हैं वही हाथी के बाहर दिखाई देने वाले दांत होते हैं, उनको गजदंत कहा जाता है या टस्क कहा जाता है ना। हम लोग इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, टस्क कहा जाता है। तो वो कृंतक दांत होते हैं, इंसाइजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आज की क्लास का। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन सारे अच्छे लगे हैं, हमारी क्लास अच्छी लगी है, हमारा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और तैयारी करते रहें ट्रिक एकेडमी के साथ में, और अगर ट्रिकी के साथ आप जुड़े हैं तो आपकी जीत जरूर पक्की होगी। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।